हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4। ठीक है, 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी को देखिए पहले। ओके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। बिहार बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर के नाम से है। ठीक है, इस मॉडल पेपर में जो आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, और नागरिक विशेषकर, और एक पांचवा ऐड हो जाता है आपदा प्रबंधन, ये सभी के क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है, आपको ऑलरेडी पता होगा। बहुत लड़के स्टार्टिंग से भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कैसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं एक भी, तो आज से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो देने वाले लड़के हैं, उनसे मैं विशेष कर विनती यही करूंगा कि सबसे पहले एक एक नंबर वाले जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ का, ठीक है, ये तो मॉडल पेपर है, प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ का जो MCQ है, यानी एक एक नंबर वाले प्रश्न, उन पे कमांड कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ लड़कों को, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है, रामबाण इलाज, जो आपको एग्ज़ाम में एक अच्छी स्थिति में पहुंचा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात जो है यहाँ पे है कि ये करे कहाँ से, तो मैंने लगभग सभी विषयों का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबका प्लेलिस्ट में सभी विषयों के सभी पाठों का मैंने एक एक नंबर वाले प्रश्न ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए। क्लास 10 और जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ MCQ बिहार बोर्ड उस पर लिखा हुआ है, या क्लास 10 सामाजिक विज्ञान MCQ, वहाँ से आप सभी विषयों का एक एक नंबर वाले प्रश्न कर सकते हैं, वो अपलोड है। ठीक, इसमें मॉडल पेपर में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे सामाजिक विज्ञान का। उसके बाद एक ध्यान दीजिएगा बात, आप इंस्टाग्राम पे एम ऑन टारगेट को फॉलो करके आप मुझे कोई मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट हुआ या परीक्षा से संबंधित कोई बातें, वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। किसी भी तरह की जानकारी आपको वहीं पे सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे मॉडल पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? तो सबसे पहले एक बात जान जाइए, हंगरी की राजधानी होता है बुदापेस्ट। ठीक है, बुदापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और वहाँ की भाषा जो थी वो मैग्यार थी। ओके, बाई चांस अगर पूछ दे कि हंगरी की राजधानी कौन थी या कौन है, तो बुदापेस्ट क्लिक करके अपना या टिक करके आप आ जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। ओके, इसमें भाषा पूछा है, तो भाषा के अनुसार ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, और या गैरीबोल्डी ने? तो बिस्मार्क यही है। रक्त एवं लौह की नीति अगर आ जाए कभी भी, रक्त एवं लौह की नीति किसने दी? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, लेकिन यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले समय है तो ठीक है, अगर नहीं है तो निकालिए, और सभी विषयों के सभी पाठ का MCQ कीजिए, यानी एक एक नंबर वाला। अगर मजबूरी है कोई कारणवश, तो आप को ऑलरेडी पता ही होगा कि सभी विषयों का 5-5 मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है, तो आप यहाँ से भी लगभग 200 प्रश्न एक सब्जेक्ट के कर लेंगे, तो कम नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने, ट्राटस्की ने, लेनिन ने, या स्टालिन ने? तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व भी किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड
ट्राई टू बिकेम डू बेस्ट। ओके, जितना हो सके अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? वहाँ का एक राजा था जिसका नाम ही था जार। तो उस समय कौन था? पीटर, एलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या डी निकोलस द्वितीय? तो आपने सुना होगा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश नीति। एक बहुत निरंकुश राजा था। इसको समाज से, जनता से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। ये अपने में मस्त रहता था। जनता भले ही भाड़ में जाए, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला ये राजा था। इसीलिए वहाँ के लोगों ने, रूस में जो क्रांति हुआ था बोल्शेविक, वो इसका एक कारण था। अगर रूसी क्रांति बाई चांस पूछ दे तो 1789 में रूसी क्रांति हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? तो इसमें जो शामिल नहीं था वो था चीन। ओके, नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या थाईलैंड? तो अंकोर वाट जो हमारा हिंदू धर्म है उसका सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का कंबोडिया मंदिर। ठीक है। अब ये जो कंबोडिया है वो एक बनारस के पंडित जी थे, उन्हीं ने वहाँ की रानी को पराजित किया और उनसे शादी किया और उन्हीं के नाम पे कंबोडिया का देश का नाम पड़ा था। तो वो पंडित जी कहाँ के थे? बनारस। वैसे इतना नहीं पूछेगा कभी भी, चिंता मत कीजिए, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। कंबोडिया देश पहले तो आपको पता ही है कि पूरे एशिया क्षेत्र में भारत का ही दबदबा था। तो यहाँ के लोग ऑलरेडी पूजा पाठ, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो कंबोडिया देश ही बसाया गया है भारत के लोगों के द्वारा। यहाँ के पंडित जी थे, वहाँ की रानी से युद्ध हुआ, हराए, उनसे विवाह किया और वहाँ पे इन्हीं पंडित जी के नाम पे कंबोडिया पड़ा था। नेक्स्ट, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो कहाँ? तो अस्थायी सरकार को काबुल में लाला हरदयाल को, बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र प्रताप को। ठीक है, ये आजकल ट्रेंड में है, तो हो सकता है आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के आंदोलन के दौरान दी गई थी। और किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। किसने? बारदोली की महिलाओं ने। क्यों दिया था? क्योंकि इनके कुशल नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, ठीक है, इनके अंदर इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी था कि वहाँ की महिलाएं इन पे मतलब इनको सरदार के रूप में पुकारने लगी, बोलने लगी, इनके नेतृत्व क्षमता को देखते हुए। ठीक है, और वहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कभी भी गांधी जी को मत कीजिएगा टिक। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रिव्स या जेम्स वॉट? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रिव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ठीक है, किसका? औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार? तो अब बताइए औद्योगिक क्रांति में धर्म सुधार से क्या इसका लेन देन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था कि जो भारत के बांध हैं, डैम्स हैं, वो मंदिर हैं? बांधों को मंदिर कहा था भारत का, किसने? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने?
तो आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद का कभी भी नाम आता है तो धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित आता है। ठीक है। विवेकानंद ही अमेरिका में गए थे, अमेरिका के शिकागो नगर में हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और अपनी प्रख्याति या पूरे हिंदुस्तान की प्रख्याति, हिंदू धर्म की प्रख्याति पे एक विशेष भाषण दिया था। ठीक है। तो इनका नाम एक बहुत ही विख्यात चीज़ के लिए लिया जाता है जो अमेरिका में हुआ था, हिंदू धर्म सम्मेलन के लिए। नेक्स्ट, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? मूल्य, आकार, मिट्टी या उत्पादकता? उत्पादकता यानी प्रोडक्शन, कितना वो उत्पाद कर रहा है। तो किसी भी मिट्टी का मूल्यांकन उसके उत्पादकता पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी, कि बहुत कम ही जगह है लेकिन वो इतना अच्छा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा उत्पाद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ बहुत बड़ा है लेकिन उत्पादकता बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? मृत सागर, बैकाल, चिल्का या ह्यूरन? देखिए यहाँ पे सबसे गहरी झील पूछा है, यानी विश्व का। ठीक है, भारत का नहीं। तो विश्व का सबसे गहरा, अगर खारा नहीं लिखता, केवल पूछते सबसे गहरी झील कौन है तो बैकाल झील हो जाता है जो रूस में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन किया है खारे जल की झील, तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे, मृत सागर। ठीक है, ये इतना खारा है कि आदमी इसमें डूबता ही नहीं है। अगर आप इसमें सुसाइड करने जाएंगे, कूद के जान देने जाएंगे, तो इसके खारापन इतना है कि आप उसमें डूबेंगे ही नहीं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, अगर भारत की सबसे खारी झील पूछ दे तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है। दोनों चीज मैंने बता दिया। अगर सबसे गहरी खारे जल की झील, मतलब इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए होगा। अगर केवल जल सबसे गहरी झील रहता, खारा नहीं रहता, तो बैकाल हो जाता। अगर भारत की सबसे खारे जल की झील पूछता तो चिल्का जो उड़ीसा में है वो ऑप्शन हो जाता। तो आप इसमें 3 क्वेश्चन को समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। कुल उपलब्ध पानी में पीने लायक जल कितना है? मतलब पृथ्वी पे कितना पानी है? तो 3/4 है, आपको पता ही है। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है पानी को लेके। तो उसमें ये बताना है कि पीने लायक कितना पानी है, 70%, 2.5%, 29% या 96%। तो पीने लायक पानी मात्र है 2.5 से 3%, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ठीक है, चीड़, महोगनी, रोजवुड या पाइन? तो चीड़ ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? तो ये तो तमिलनाडु में है, ये आपको पता भी होगा हो सके तो। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, सलेम या सेलम ये तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिडेराइट या इनमें से कोई नहीं? तो एल्युमिनियम का एक अयस्क है, आपको पता होगा, बॉक्साइट। ये एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे? तो सिकंदराबाद जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? अब बताइए, बिहार के लोग किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं? कृषि। तो जो जल है
वो नदी, तालाब या जो नहर है उसके माध्यम से हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? तो सिंचाई में। क्लियर है? हल्का सा बस दिमाग लगाइए, ऑप्शन को पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या हो सकता है। ये नहीं कि तुम बताओ जल्दी जल्दी में वो भी डूबा और आपके भी डूबाएगा। आप अपने दिमाग से चीज़ों को समझिए और प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित मतलब जल से भरी हुई नहीं रहती है? गंडक, बागमती, महानंदा या चीर? तो देखिए ये तीनों हरदम भरी रहती हैं। ऑप्शन डी जो है चीर, ये सालों भर भरा हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था? है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या चिली? तो इसका सही जवाब होगा बेल्जियम। ओके। और भारत में पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। बाई चांस अगर पूछ दे कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था, मतलब भाषा के आधार पर उसका निर्माण किया गया था, तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलाव का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था संविधान में जो बदलाव की, उसमें संघीय शासन प्रणाली अपनाना ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव हुआ था उसका। कब हुआ था? तो 1993। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? ठीक है, 50, 25, 75, 100। तो ये जो क्वेश्चन है, अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लगभग 50 से 55 देगा। ठीक है, बट आपका जो बिहार बोर्ड है वो अभी भी इस प्रश्न का जवाब 25 ही मानता है। ठीक है, जो आपके किताब में मेंशन किया गया है, जो ऑप्शन आपका सही होगा बिहार बोर्ड में आप टिक करेंगे वो होगा 25। आप 50 और 53 को मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ क्वेश्चंस का आंसर कभी कभी गलत भी टिक करता है। तो आप 25 को ही टिक कीजिएगा और जवाब इसका 25 ही कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार? तो राइट आंसर है राजस्थान। ओके। नेक्स्ट, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, लोकसभा में पूछा है सीटों की संख्या, तो आपको पता है 545, और राज्यसभा पूछे तो 250। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य या डी लोकतंत्र में विश्वास? आपका सही जवाब होगा तीव्र आर्थिक विकास दर। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, न कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति से। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ठीक है, बहुसंख्यकों की तानाशाही, कानून के समक्ष समता मतलब समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या डी व्यक्ति की गरिमा? तो देखिए, कानून में सबको समान अधिकार दिया गया, ये लोकतंत्र का व्यवस्था के अकॉर्डिंग है। निष्पक्ष चुनाव मतलब आप अपने मन से जिसे वोट देना चाहें दे सकते हैं, इसी को निष्पक्ष चुनाव बोलते हैं। और व्यक्ति की गरिमा मतलब आप जैसे भी हैं, आपका अपना इमेज है, आप अपने लिए महान हैं। तो ये तीनों ऑप्शन होगा, बस ये अनुरूप नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? गरीबों को हटाना, ये तो होगा ही नहीं,
सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, ये भी नहीं होगा। जब आप सूचना तंत्र पर नियंत्रण कर लेंगे तो कोई सूचना आपको मिलेगा कैसे? बूथ पर कब्जा करना। अब जो बूथ होता है, जो बूथ मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ वोट देने जाते हैं हम लोग, तो उसी को अगर हम लोग कब्जा कर लेंगे तो इससे लोकतंत्र में सुधार हो जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, मतलब एक सिस्टम में कानून बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अप्लाई किया जाए, उसके सुधार, तब जाके हमारा लोकतंत्र में जो कमी है वो दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? आर्थिक असमानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की अस्थायी, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो ऑलरेडी आपको पता है कि बिहार और यूपी में ही नहीं, लगभग हर जगह जो जातिवाद है वो पीछा नहीं छोड़ता है। जब चुनाव होता है तो भले ही वो नेता कैसे भी हों, हम वोट देंगे तो अपने कास्ट में ही देंगे, भले हम डूब ही क्यों न जाए। ठीक है, तो इस सब चीज़ को हम लोग को निगलेक्ट करना है, जो योग्य हो उसको चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन आप गलती से भी गलती मत कीजिएगा, ये हम ही लोग हैं बिहार वाले, और ये हम लोग अपने खुद कमजोरियों के वजह से हैं। ठीक है, भले ही अब हमारा धीरे धीरे विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र में अब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? 3 क्षेत्र होते हैं, पहले तो याद रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, तृतीयक। या सबसे बेस्ट मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको अलग से पेज लेके समझा दे रहा हूँ। 3 क्षेत्र होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन आता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहले वाले को बोलते हैं कृषि क्षेत्र। ठीक है, केवल कृषि इसमें शामिल नहीं, इसमें शामिल बहुत चीज़ है, लेकिन मेन इसका मुख्य फोकस कृषि से होता है। दूसरे को बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र, और तीसरे को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब आपके सामने क्वेश्चन किसी भी तरह है कि कृषि क्षेत्र को किस क्षेत्र में शामिल है, तो प्राथमिक, या क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो कृषि। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लोगों का देखिए, इसमें पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, तो प्राथमिक क्षेत्र में अभी मैंने बताया कृषि। दूसरा पूछता तो औद्योगिक क्षेत्र, वहीं यानी विनिर्माण, और तीसरे को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो तीनों मैंने यहाँ पे बता दिया, कभी भी गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, या उत्पादन के साधनों की आय? तो राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है? उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है 3.5, 4.2, 6.5 या 7%। तो योजना काल में ये जो प्रतिशत था वो था 4.2 का। नेक्स्ट, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा प्रोफेसर नैप ने। नैप ने क्या किया था? तो परिभाषा दिया था, किसका? तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? विनिमय का माध्यम, ठीक है, ये भी होगा। मूल्य का मापक, ये भी है। मूल्य का संचयन, मतलब आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है आपका बिहार बोर्ड, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक को मत कर दीजिएगा। और आरबीआई को, आरबीआई जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये बैंकों को उधार देता है, यहाँ तक कि सरकार को भी उधार देता है, दोनों सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। वो कैसे देता है वो अलग का टॉपिक है, वो सिविल सर्विसेज का टॉपिक है। आरबीआई एक टॉपिक ही है, पूरा पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बस इतना जानिए कि केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1962, 1972 या 1982? तो सही जवाब है 1982। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे शिवरामन, समिति के सिफारिश पर इस की स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना किसके सिफारिश पे? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण मतलब समझ ही रहे हैं, जो गांव में सड़कें बन रही हैं वह किस योजना के अंतर्गत बन रही हैं? तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, इसी के अंतर्गत पूरे भारत में सड़क बनाने का काम चल रहा है और बहुत हद तक कंप्लीट भी हो चुका है। और यह कैसी योजना है? तो केंद्रीय योजना है, केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, देखिए वहीं पूछ दिया, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तीसरा क्षेत्र पूछा है ना। देखिए तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। अब आप यहाँ से काम करेंगे, इसको रट जाइए एकदम, हम बार बार बोल रहे हैं कि एकदम रट जाइए। देखिए तीसरा क्षेत्र पूछा है, तो अब आप सेवा क्षेत्र को टिक कर देंगे। ये जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र है यानी पहला। उद्योग, उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र है। विज्ञान, ये एग्जैक्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो ज्ञान विज्ञान है वो। वैसे अगर शिक्षा पूछे तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन यहाँ पे उतना डीप हम लोगों को नहीं जाना है। इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? कभी भी जल की अधिकता मत कीजिएगा, नहीं तो जल की अधिकता तो ब्रह्मपुत्र नदी में भी है, लेकिन बाढ़ ज़्यादातर आप देखते हैं गंगा नदी के कारण आता है। बिहार में गंगा नदी के बाढ़ का कारण तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं। तो इसका कारण है कि नदी के तली में अवसाद का जमाव, अवसाद जम जाने से जो फ्लो ऑफ वाटर है वो घट जाता है, पानी का बहाव घट जाता है। ठीक है, सॉरी, अवसाद का जो बहाव है वो घट जाता है और पानी अच्छे से स्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको जगह ही नहीं मिल पाता है कि वो कहीं स्टोर हो, और वो बहते चला जाता है। और थोड़ा सा ज़्यादा पानी पड़ गया, बरसात ज़्यादा हो गई, तो लीजिए बाढ़ का सामना कीजिए। तो फ्रेंड्स आज 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए प्रमुख कारण पूछा है इसलिए मैंने बी किया है। वैसे जल की अधिकता एक कारण है, बट प्रमुख कारण में आप ऑप्शन बी को ही कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। और ज़्यादा से अधिक ज़्यादा फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। स्टूडेंट जो भी आपके हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं, या आप टीचर हैं, जो कुछ भी हैं, जितना हो सके। बिहार बोर्ड का एक कंप्लीट पैकेज इस चैनल पे मिलता है, क्लास 9, 10। और ध्यान दीजिए, मैंने बताना गलती से छोड़ दिया था, सॉरी भूल गए थे। क्लास 9 वालों के लिए 2-2 मॉडल पेपर अपलोड हो गया है, क्लास 10 वालों के लिए 5-5 मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है, और क्लास 12 वालों के लिए 3-3 मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद। तो बिहार बोर्ड के लिए इस चैनल पे वीडियोस और एमसीक्यू यानी एक एक नंबर वाले प्रश्नों का बौछार है। आप देख लीजिए आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लड़के तो सब कर लेते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।